नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एस्टेट की तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही है, तो हमारी भी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है ताकि इस बार का आपका एस्टेट क्लियर हो जाए। अब की बार एस्टेट पार चलिएगा, देखते हैं। मैंने आपको एमसीक्यूज के 5 क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ और 5 क्वेश्चन में से आप लोग ये मान के चलिए कि 5 में से जो उनके जो पार्ट्स हैं, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, हो सकता है पता नहीं कितने क्वेश्चन बन जाए और आपके क्वेश्चन जो हैं पिछले कई सालों से लगातार उसी टॉपिक में से आ रहे हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको करवा रही हूँ। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका प्रोडक्ट साइकिल का। प्रोडक्ट साइकिल का ऐसा क्वेश्चन है, आप नेट लेवल की बात करें, एस्टेट लेवल की बात करें, आप कोई भी कंपटीशन टेस्ट की जिसमें अकाउंट्स का रिलेटेड आपका जो कॉमर्स का जो पार्ट आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट साइकिल। प्रोडक्ट साइकिल के अंदर इसने कंडीशन दी है, इन 4 स्टेजेस में से वो किसी भी पर्टिकुलर एक की कंडीशन बता देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये कौन से स्टेज है। तो अगर आपको चारों स्टेजेस के बारे में पता होगा तब तो आप उसको अच्छे से बता पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कौन सा डिक्लाइन है, कौन सा मैच्योरिटी है, तो फिर आप नहीं जान पाएंगे। तो एक बार मैं पहले वो ये जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर जो चारों स्टेजेस है उसके बारे में बता दूंगी आपको। तो क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से सेल स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक पार्ट है जिसके अंदर जो सेल लाइफ है वो क्लाइंबिंग क्विकली होती है, यानी कि एकदम से वो कुदाक मार रही है, यानी कि वो जल्दी चल रही है, सेल एक बढ़ती जा रही है। तो हम चारों स्टेजेस देखेंगे प्रोडक्ट साइकिल के अंदर। सबसे पहले हमारी कौन सी स्टेज आएगी? इंट्रोडक्शन स्टेज आएगी, जिसके अंदर हम किसी भी चीज की इंट्रोडक्शन करेंगे। नया नया सा सामान आ गया, हमने देखा, हमें बड़ा पसंद आया, इंट्रोडक्शन। जैसे कि बात करेंगे हम, मान लो कोई भी एक सॉस की बात करते हैं, वही किसान की सॉस आई है, नई वाली है टमाटो की, बहुत अच्छी है। हमें पता नहीं है कि सॉस कैसी है, किसान की अच्छी है नहीं है, तो उन्होंने ये कह दिया कि भी ये जो सॉस है ना, इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइसी भी है, स्वीट भी है, सोर भी है, तो सब कुछ है। ट्राई कीजिए। सिंपल जो टमाटो सॉस है होती तो वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसाला है, झटका है, चटाका है, जो भी है। तो इंट्रोडक्शन दे दी, लोगों ने उसको ट्राई किया, उसकी सेल बढ़ी, धीरे धीरे में कहाँ पर आ गई जी? ग्रोथ पे आ गई, ग्रोथ होने लग गई। यानी कि अब वो जो किसान वाली सॉस है ना, उसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो ग्रोथ लेवल पे आ चुकी है, अब लोग उसको पसंद कर रहे हैं। सिंपल किसान की टमाटो सॉस की जगह वो जो लटका झटका वाली जो तेज स्पाइसी सॉस है उसको लोग पसंद करने लग गए हैं। तो कौन सी आ गई? ग्रोथ स्टेज। यही हमारा क्वेश्चन था कि जब सेल जो है वो क्लाइंब करने लग जाए, ऊपर उठने लग जाए, तो वो कौन सी हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे, आगे करते करते में मैच्योरिटी पे आ गए हम लोग। मैच्योरिटी पे, मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि हमें अब वो बहुत पसंद आ रही है, हम उसको लाइक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब जो एक पीक पॉइंट है वो हमारा मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी के बाद कहाँ हम चले जाएंगे? डिक्लाइन पे, यानी लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। हर किसी के पास अब ये खबर पहुंच चुकी है कि जो किसान की जो स्पाइसी वाली सॉस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। धीरे 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 हो सकता है लोगों को वही सिंपल वाली जो सॉस है वो ज़्यादा पसंद आने लग गई। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई और कंपनी ने अपनी सॉस निकाल दी हो, टमाटो केचप जिसको बोला जाता है। हो सकता है कोई और कंपनी हमें और अच्छी लग रही हो सकता है कोई और टेस्ट आ गया हो, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही चीज़ को हमने सोच लिया और हमने तो लेबल लगा दिया कि हम इसी को लेने वाले। नहीं, हमारा जो ह्यूमन बीइंग नेचर होता है, हम उसके अंदर कुछ चेंज चाहते हैं। तो प्रोडक्शन की चेंज की वजह से 4 लेवल हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन, जिसमें स्टार्टिंग में कोई भी सामान आएगा तो उसकी इंट्रोडक्शन होगी कि चीज़ कैसी है। लोगों को नहीं पता वो अच्छी है या खराब है, लेकिन फिर भी एक बार लेके देखेंगे, कहते हैं ना एक बार खा के तो देख लें अच्छी है या नहीं है। तो वही आ गया। फिर आ गया ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर उसके बाद हम लोग डिक्लाइन पे आ गए जी। डिक्लाइन का मतलब हो गया अब वो सामान हमारा उतना ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है, पीक लेवल से हम लोग नीचे आ चुके हैं। तो ये क्या होगा? डिक्लाइन, जब सामान का जो हमारा जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल लो लेवल पे आ गया, हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गई है लेकिन उसकी डिमांड नहीं हो रही है, डिमांड नीचे चली गई है, डिमांड का जो ग्राफ है वो नीचे चला गया, प्रॉफिट का ग्राफ नीचे चला गया, हमारी प्रोडक्शन का ग्राफ नीचे चला जाएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिक्लाइन बोलते हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये हमारे हो गए जी 4 स्टेजेस।
उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, अगला जो क्वेश्चन बनता है प्रोडक्ट साइकिल वाला जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना। एक क्वेश्चन आपका 100% साइकिल वाले में से ही आएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रॉफिट लेवल है वो हाई कब होगा, तो ग्रोथ स्टेज पर होगा, क्योंकि प्रॉफिट होगा उस टाइम में, कंटिन्यू लोग उसको खरीद रहे होंगे तो ग्रोथ हो जाएगी। एक क्वेश्चन है कि दोज नीड वह आवश्यकता डेट वी सेटिस्फाइड एक्सटर्नली सच एज साइकोलॉजिकली एंड सेफ्टी। देखिए जो हमारा जो आवश्यकता का सिद्धांत है जो हमें मास्ले ने दिया था, तो वो यही कहता है कि भी हमें बेसिक नीड हमारी पूरी हो जानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नीड है। तो ये कौन सी नीड है? क्या ये लो लेवल की नीड है, लो ऑर्डर है, या फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, या फिर हायर ऑर्डर है, या फिर मिडल ऑर्डर है? देखिएगा हम लोग स्टार्टिंग के अंदर जब कुछ चाहते हैं, जब हम कुछ भी चाहते हैं, हमारा जो विकास का जो मेन फंडा है स्टार्टिंग से, हम लोग बेसिक नीड ही चाहते हैं। हमें रोटी कपड़ा और मकान ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ खाने के लिए हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, रहने के लिए हमें बसर मिल जाए, छत मिल जाए और कपड़े मिल जाए, तो हम लोग क्या है सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ये हमारा कौन सा होता है? लो लेवल की नीड होती हैं। धीरे धीरे हम लोग कहाँ चले गए? हाई हो गए, हमारा लेवल हाई हो गया। अब हम थोड़ा सा ऊंचा सोचने लग गए हैं। तो हमें क्या चाहिए? अब पहचान चाहिए, लोग हमें जाने, हमें फेम चाहिए। तो ये हमारा अगला स्टेप हो जाता है। उसके बाद फिर हम और ज़्यादा आगे चले जाएंगे। फिर हम जैसे जो लोग राजनीति में चले जाते हैं, फेमस होना चाहते हैं, राजनीति के अंदर नेता बन गए, ये सब। तो ये स्टेजेज होते हैं। लोअर लेवल हो गया, फिर आपका मिडल लेवल हो गया, फिर आपका हायर लेवल हो गया। तो देखिए जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो हमेशा आपकी लो लेवल पे आएंगी। इसको आप हमेशा ध्यान करना। आवश्यकता का स्थान मास्ले ने दिया था, और जो आवश्यकता का जो मोटिवेशन वाला जो चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार इस तरह से घूम के आ गया। पिछले 3 सालों की बात करें तो सिंपल ये सिद्धांत किसने दिया? रोम ने दिया, मास्ले ने दिया। तो इस तरह के सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। मैं एक बार पूरी क्लास के अंदर वो जो पूरा लेक्चर है वो आपको दोबारा से प्रोवाइड करवाऊंगी मोटिवेशन थ्योरी का। लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही है आपके लिए कि लो लेवल है, फिर उसके बाद आपका कौन सा हो गया? मिडल लेवल हो गया, मिडल लेवल हो गया, फिर आपका कौन सा हो गया जी? हाई हो गया। इसको सिर्फ यही समझ सकते हैं कि लो लेवल के अंदर आपकी जो बेसिक नीड है, आपकी फूड है, आपका जो होम है और क्लोथ हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे? लो लेवल के अंदर आ जाएंगे। मिडल के अंदर हमें थोड़ी सी फेम चाहिए, हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए और ज़्यादा अच्छे वाले होने चाहिए, हमारी थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए, हम कहीं जाएं तो हमें लोग देखें, ये सब हो जाता है। और जो हाई लेवल के अंदर तो बस हमें देखें और तो किसी को ना देखें। जो राजनीति के अंदर लोग जाते हैं, जो बड़े बड़े हाई लेवल के लोग होते हैं, तो वो हाई लेवल हो जाएगा। तो लो लेवल ही आएगा हमारा जो बेसिक नीड आ गया। नीड का मतलब तो रोटी कपड़ा मकान है। उसके बाद बाकी सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ रहा होगा आपको। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी टॉपिक्स मैं करवाती हूँ, उनको आपको समझने में आसानी होती होगी। मुझे लगता है कि बुक की ज़रूरत नहीं होती होगी जो टॉपिक मैंने करवाया हुआ है। फिर भी अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, और आप अपने हिसाब से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स का बेनिफिट ये होता है कि आपको याद रह जाता है कि मैंने ये ऐसा कुछ लिखा था, मैम ने ऐसा कराया था। तो वो आपको ज़्यादा ये कह सकते हैं कि परफेक्शन देता है, आपको इम्प्रूव करता है आपकी जो मेमोरी है उसको, ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ों को। चलिएगा, अगला है आपका स्टॉकिंग द प्रोडक्ट आउटलेट एज पॉसिबल। ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? मार्केटिंग का पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन के 4 पार्ट जो इन्होंने बताए हुए हैं उनको सबको क्लियर करूंगी, लेकिन इससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। स्टॉकिंग आउटलेट्स के अंदर आप बहुत बार जाते हैं। आजकल बड़ी बड़ी जो ब्रांड हैं उन्होंने छोटे छोटे आउटलेट्स में अपना जो स्टॉक है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। रिबॉक का देख लीजिए, आप रिलैक्सो का देख लो, आप बाटा का देख लो, मोंटी कार्लो का देख लो, आप कितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जगह जगह जाके आपको आउटलेट मिलेंगे। उसके अंदर से आप उन्हीं पर्टिकुलर सेम कंपनी का सेम ब्रांड आप परचेज कर सकते हो। तो वो कौन सी मार्केटिंग है?
तो वो मार्केटिंग हो जाएगी हमारी इंटेंसिव मार्केटिंग, इंटेंसिव मार्केटिंग। ठीक है, तो अब बाकी की मार्केटिंग कैसे है, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा डिफरेंस है। इस बार पेपर में इंटेंसिव आया था, हो सकता है कि अगली बार कोई और आ जाए। तो देखिएगा, एक है जी आपका इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, मार्केटिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार मार्केटिंग के क्वेश्चन बहुत आए हुए थे आपके। इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इंटरेक्टिव, इंटर ये तो समझ में आ गया, यानी कि मान लो मैंने 15,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ बना ली, लेकिन मैंने एक बड़ा सा शोरूम, ये 15,000 नहीं है, आप इसको मान के चलेगा कि बहुत सारी मैंने गाड़ियाँ बना रखी हैं, और मैं सारी की सारी गाड़ियों को अलग अलग पार्ट में, लेकिन अपने ही शोरूम के अंदर ही, अपने ही शोरूम के अंदर ही रखूँगा। यानी कि मैंने जगह जगह आउटलेट नहीं खोले हुए हैं, मैं मेरे ही शोरूम में लूँगा। अगर आपको कुछ भी परचेज करना है, आप डायरेक्ट मेरे शोरूम में आओ और आप इसको परचेज कर सकते हो। वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव आपको समझ में आ गया होगा। इंटेंसिव का मतलब यही होता है, एक बड़ा सा ब्रांड, बड़ा सा ब्रांड क्या कहता है कि आप मेरे सामान को छोटे छोटे आउटलेट में सामान को खरीद सकते हो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर दे दिए हैं। आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, आपको एज इट इज़ सामान वही का वही मिलेगा जो आपके शोरूम में है, जो आपके ब्रांड के पास है, जो आपकी फैक्ट्री में है, जो मेन है। ये नहीं कहा जा सकता कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा आपको डोमिनोज पे मिलेगा, डोमिनोज के हर आउटलेट पे आपको वही पिज़्ज़ा मिलेगा। तो ये होता है जी आपका इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव में जो फैक्ट्री के अंदर माल है एज इट इज जगह जगह आपको आउटलेट में मिल जाएगा। तो ये होता है जी इसका फंडा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। ड्राइंग मेरी इतनी बढ़िया नहीं है, तो इसलिए आप सिर्फ कोशिश कीजिएगा कंसेप्ट को समझने का। आप पर्टिकुलर ये नहीं कि मैडम क्या ये गोले से लगा देती है, इस पे ध्यान मत देना आप लोग। आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे जाना चाहिए कि हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है जी आपका इंटरमोडल। इंटरमोडल का मतलब क्या हो गया कि हम डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं ना, तो हमें अलग अलग साधनों की जरूरत पड़ती है। रोड के ऊपर सामान पहुंचाने तक, रोड पे जितने भी साधन मिलेंगे हमें, जो भी साधन हमें कम कॉस्ट पे पड़ेगा, हम उस कॉस्ट से उस सामान तक पहुंचाएंगे। इंटरमोडल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोला जाता है। इंटरमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान को हमने अपने साधन से पहुंचाना है, अलग अलग साधन हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरमोडल में हम लोग फ्रेट को लेते हैं कि मान लो गाड़ी से जाएगा, किसी ट्रक से जाएगा, किसी बस से जाएगा, सामान पहुंचना चाहिए, बस ये होता है। अगला क्वेश्चन है बिल का, बिल ऑफ एक्सचेंज। 2 क्वेश्चन आए हुए थे इस बार, पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे, उससे पिछली बार भी 1 या 2 क्वेश्चन थे। बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा टॉपिक मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी एक वीडियो के अंदर। एक तो मैंने मोटिवेशनल वाला जो है, मोटिवेशनल थ्योरी क्वेश्चन आना ही आना है, एक आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का। 2 टॉपिक है, मैंने पिछली वीडियोस में भी डाले हुए हैं। कोशिश करूंगी इस बार कुछ पॉइंट जो रह गए हैं वो भी डालने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा छूटे ना। तो मोटिवेशनल थ्योरी और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों का टॉपिक आपको मिलेगा। 2 क्वेश्चन लगभग इसमें से आ जाते हैं। तो देखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में इस बार क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। एट द टाइम ऑफ बिल रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ बिल रिटायरमेंट, बिल एक्सेप्टर डेबिट, जो बिल का एक्सेप्टर है, जो कि जिसके लिए बिल पेएबल है, वो किसको डेबिट करेगा? बिल पेएबल अकाउंट को करेगा, डिस्काउंट को करेगा, बिल पेएबल एंड डिस्काउंट को करेगा, या फिर नन ऑफ दिस? नन ऑफ दिस तो है नहीं, किसी ना किसी को तो डेबिट उसको करना ही पड़ेगा। डिस्काउंट उसने लिया नहीं तो डिस्काउंट को किस लिए डेबिट करेगा? ये भी नहीं होगा। फिर आ गया जी बिल पेएबल या फिर बिल एंड डिस्काउंट, तो बिल पेएबल को ही डेबिट करेगा, यही तो एंट्री बनेगी ना। जब वो एक्सेप्ट रिटायरमेंट के टाइम पे उसके लिए बिल पेएबल है, उसको क्रेडिट किया होगा जब, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी थी, अब उसकी पेमेंट कर रहा है तो डेबिट कर देगा। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, जिसको पेमेंट दे रहा है वही आ जाएगा बस, और क्या करना है उसने। बिल पेएबल को डेबिट करेगा वो, और जो रिसीवेबल है वो क्या करेगा? वो कैश को डेबिट कर लेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट कर देगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन डेबिट वाला आ रहा है तो क्रेडिट वाला भी आ सकता है अगली बार, कि बीआर में क्या करेगा वो, बीआर उसके पास है,
BR उसने रिसीव किए हुए हैं, BR को क्रेडिट कर देगा, बस सिंपल सा है फंडा, और कुछ भी नहीं है, और कोई एंट्री नहीं है इसकी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सेबी का। सेबी कब एस्टैब्लिश हुई थी? सबसे पहले थोड़ा सा फंडा समझ लेते हैं। मैंने उसके बाद थोड़ा सा फंडा समझ लेते हैं सेबी का। सेबी क्या कहता है? सेबी कंट्रोलर किसका है? कैपिटल मार्केट का, ध्यान रखना, कैपिटल मार्केट का कंट्रोलर है, रेगुलेटर है। कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? कंपनीज में जितना भी बिजनेस होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस को, स्टॉक मार्केट को, सबको सेबी कंट्रोल करता है। कंपनीज को बैन लगा सकता है अगर कोई इलीगल काम किया जा रहा है, तो वो सब है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनता है सेबी से कि सेबी कब बना था? तो सेबी कब बना था तो आ जाएगा जी आपका 12 अप्रैल। हर बार क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, 1988 के अंदर। और 1988 के अंदर जब ये बन गया तो 1992 के अंदर क्या हुआ फिर, ये ध्यान कर लेना। 30 जनवरी, 30 जनवरी को ये आ जाएगा। 1992 को एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, और ये फॉर्म में आया था, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था ये, स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी। और एक और बात है, स्टैट्यूटरी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वैधानिक निकाय बोलते हैं, वैधानिक निकाय। इसको हम लोग कानून के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है, लॉ की फॉर्म में आ गया, फुल फोर्स में आ गया, इसको पावर्स मिल गई कंपनी की, लीगली किसी भी कंपनी पे बैन लगा सकता है ये, ठीक है। तो ये है सेबी का फंडा। सेबी में से भी क्वेश्चन आता ही आता है, या तो सेबी का पूछ लेगा या आरबीआई का पूछ लेगा, कई बार दोनों क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार आपका आरबीआई का आया हुआ था कि सेंट्रल बैंक कौन सा है आपका, कई बार सेबी का पूछ लेता है, रेगुलेटर कौन है, मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो ध्यान करना है आपने। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए हैं आपको, और जो पिछली बार कैसे कैसे आए हुए हैं वो भी बताए हैं आपको। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। और अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन आने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं, अपडेट्स हैं, आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।